हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम द पास्ट टू द मॉडर्न एरा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी ये वाला पार्ट जो है कवर कर चुका है। आज हम 7th वाला टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला आता है हमारे पास अर्ली एग्रीकल्चर हेरिटेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक पीरियड। आई नो इट इज़ रिपीटिंग, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है ये वाला टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम लोगों को ना रिवाइज करना पड़ेगा वापस से। तो जैसे हम लोगों ने इंडस वैली में देखा कि अर्बन प्लानिंग और इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल डेवलप थे। पहले क्या था, सब लोग शेयर करके जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे थे, लेकिन बाद में वो जो है हमारा प्राइवेट ओन हो गया, हमारा प्राइवेट ओनरशिप आने लग गई। ठीक है, तो ये सब आने लग गया। फिर आता है हमारा मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। तो इनमें जो हमारे एम्परर्स थे, है ना, गुप्ता या फिर हमारे एम्परर अशोका हो गए, तो इन्होंने बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करे थे और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन करा था एग्रीकल्चर टेक्निक्स का और ट्रेड नेटवर्क्स का। ओके, अब आते हैं कॉलोनियल इम्पैक्ट एंड द अर्ली इंडिपेंडेंस। अर्ली इंडिपेंडेंस से पहले क्या हिसाब था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो वो हमें जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमारी उससे बढ़ती है। तो जैसे कि कॉलोनियल एरा जो कि था हमारा ब्रिटिश रूल, उस पीरियड में क्या था, ब्रिटिशर्स को इंडियन से कोई मतलब था नहीं। उन लोगों को कोई मतलब था कि नहीं था? नहीं था। उन लोगों को क्या था कि सब्सिस्टेंस मत करो, सिर्फ कमर्शियल करो। कमर्शियल क्यों करवाना था उनको सब्सिस्टेंस क्यों नहीं कराता? ऐसे आए थे तो अपना बनाते खाना और फिर अपने घर में भी खिलाते, लेकिन उनका घर कहाँ था? यूरोप में था, है ना। तो यूरोप में था उनका घर, तो इसीलिए वो यहाँ से कमर्शियल में ज़्यादा घुसने लग गए। बोले कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मत करो, कमर्शियल सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, और ज़्यादातर हमारे इंडियंस को जो हमारे उस समय कॉलोनियल पीरियड में थे, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा, उनसे लैंड रेवेन्यू चार्ज करते थे, चाहे क्राइसिस हो चाहे रेगुलर पीरियड हो, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। कमर्शियल क्रॉप, आपको कितने कमर्शियल क्रॉप तो ऑलरेडी पता होंगे, जैसे कि कॉटन, इंडिगो, ओपियम, ये सब बहुत ज़्यादा उगाए जाते थे क्योंकि इनकी डिमांड थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो कि हमारा 1950 से 1960 से आता है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारे इंडिपेंडेंस के बाद आया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमें पता है, ऐसे तो हमें आज़ादी 1940 कब मिली थी? 7 में मिली थी। कब मिली थी? 1947 में। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 51 और 56 में आया, जिसमें आगे के 5 सालों में क्या काम किया जाएगा उसके बारे में बताया जाता था। तो उसमें देखा कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में काफ़ी ध्यान देने की बात करी गई थी। फॉर मेकिंग द इंडिया फूड सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए उसमें काफ़ी पॉलिसीज़ लाई गई थी। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो हमारी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो कृषि प्रधान देश है, तो इस वजह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रिफॉर्म्स आए। सेकंड बात करें तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ लाई गई। हमें पता है हमारे फादर कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन के? स्वामी नाथन। क्या है? स्वामी नाथन। और वर्ल्ड के कौन माने जाते हैं? एनी बोरलॉन्ग। तो जो हमारे इंडिया के हैं उनकी ही बात करते हैं। तो जो स्वामीनाथन जी थे, उन्होंने हमारे लिए हाई यील्डिंग वेराइटीज़ इंडिया में लाई गई और उन्हें ग्रो करवाया, जिससे क्या हुआ, हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है बाद में हम जब देखते हैं। तो यहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, इरिगेशन प्रैक्टिसेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इन्वेस्टमेंट करी गई, है ना। इन्वेस्टमेंट किस किस में? इरिगेशन, एनर्जी, कम्युनिटी डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। हमें पता है कि हमारा जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। अब ये बात कर लेते हैं कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के बाद जब प्रमोट किया गया तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा आया, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा आता है। तो इसमें सबसे पहली बात कर लेते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर के लिए बात करी गई थी, उसके बाद सीधा थर्ड 5 ईयर प्लान में जो कि 61 से लेके 66 में, उसमें बात करी गई थी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन आता है जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे एम्फेसिस किया जाता है कि आप मॉडर्न फार्म प्रैक्टिसेस को अपनाएं ताकि आपकी यील्ड ज़्यादा ग्रो करे। फिर आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जिसमें अगेन इंडिया को एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस बनाने की कोशिश करी गई और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी गई। तो जब भी हमसे हिस्ट्री पूछते हैं ना, तो हमें एक सीक्वेंस याद होना चाहिए
कि हम लोगों का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अर्ली एंशियंट इंडिया से। ठीक है, एंशियंट इंडिया में हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या स्टार्ट हुआ था। वैदिक स्टार्ट हुआ है, वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ है, इंडस स्टार्ट हुआ है, तो हमें वो पता होना चाहिए। उसके बाद मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ, फिर हमारा जो है गुप्तावी, हमारे इनमें सब ये सब एक ही में आते हैं, एंशियंट में आ जाते हैं। हमारा एंशियंट एग्रीकल्चर का सेक्टर खत्म होता है तो हमारा क्या आंसर आ जाता है, कॉलोनियल पीरियड, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा था। तो उसमें सब्सिस्टेंस की जगह पे कमर्शियल पे बड़ा ध्यान दिया गया कि आप कमर्शियल ग्रो करें ज़्यादा अमाउंट में। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आ जाता है, तो उसमें बात ये थी कि हम लोगों को ना इकोनॉमिक ग्रोथ करानी थी। बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा तब था कि आज़ादी तो ले ली है ना, आज़ादी तो ले ली, लेकिन अब देश चला के दिखाओ। तो सबसे पहले ये था कि हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, तो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ काफ़ी लाई गई है ना। फिर उसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के बारे में बात करी गई। फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स में हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है पर्टिकुलरली। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है हमारा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें दिखाती हैं कि कितना हम लोग आगे बढ़े फ्रॉम द एंशियंट टू द फ्यूचर। अब बात कर लेते हैं चैलेंजेस एंड द कॉन्टेम्पररी इश्यूज़। क्या इश्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं अब भी एग्रीकल्चर में। तो डिसेलरेशन इन द एग्रीकल्चर ग्रोथ। होता क्या है, जब भी ग्रोथ का अगर हम चार्ट देखें तो एकदम से बढ़ता है, उसके बाद नीचे गिरने लगता है। सेम हमारे इंडिया में भी ये हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये एक फिनोमिना है, हम इसे परफेक्ट कर सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अब ग्रो नहीं कर रहे। इंडिया में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी सफ़र कर रहा है। इनिशियल जितनी सक्सेस दी थी, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे एकदम से पीक आया था हमारा, है ना, लेकिन अब जो है ग्रोथ काफ़ी स्लो रेट पे हो रही है, जो कि पॉवर्टी रिडक्शन में भी कमी दिखा रही है। मतलब एग्रीकल्चर अगर हम करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक बूस्ट होगी, सोशो इकोनॉमिक बूस्ट होगी, तो वहाँ पे क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन होता है फिर। लेकिन अब एग्रीकल्चर स्लो रेट पे ग्रो कर रहा है तो पॉवर्टी रिडक्शन भी काफ़ी अफेक्ट हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र कर रही है। मॉडर्नाइजेशन चैलेंजेस, मतलब कि हमारे पास लिमिटेड स्कोप है फॉर एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल लैंड। आपके पास ज़मीन तो उतनी है, वो तो बढ़ नहीं जाएगी, तो उसको जो लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंटेंसिफाइंग द एग्रीकल्चर थ्रू द मॉडर्न इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी अडेप्शन इज़ वेरी क्रूशियल। सिर्फ फर्टिलाइज़र, सिर्फ आप पेस्टिसाइड लगा के अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। वो हो गया, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये सब चीज़ें हो गई। अब मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है, हमें कई अदर इनपुट्स, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करना चाहिए। अभी भी अगर हम ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब हमें मॉडर्न करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना पड़ेगा। तो हमारा सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स, बैलेंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी विद द एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। सो सस्टेनेबिलिटी होती क्या है? सस्टेनेबिलिटी होती है कि आप अभी जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, आप करो, बिल्कुल करो, ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखो कि इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट ना हो और वो फ्यूचर जनरेशन्स को भी मिल जाए, ऐसे करो। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कंसर्न आ जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो हम अभी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं ना, इतना केमिकल्स लगाने की, फ्यूचर में लैंड जो है कल्टीवेबल लैंड नहीं बचेगा बिल्कुल भी। सो इट्स अ कंसर्न। अब बात कर लेते हैं करंट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की। तो इसमें हम देखेंगे पहले करंट सिनेरियोज क्या हैं और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हैं हमारी। तो करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है? सबसे पहला है हमारे पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा कम हमारे पास लैंड है। दूसरा, हमारे जो फार्मर हैं बहुत ज़्यादा डेप्ट में हैं, इन डेप्ट। और तीसरा हमारा आ जाता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब फार्मर जो है क्रेडिट लेना ही नहीं चाहते। जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे वो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है क्रेडिट देने के लिए, ऐसा है। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी जो है इंस्टीट्यूशंस हमारे ऐसे नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें एक्सेस नहीं करना चाहते फार्मर्स, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हर्डल्स रहते हैं, रिस्क लेना उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, और उसके साथ जो भी हमारे ब्यूरोक्रेटिक जो भी हमारे वर्क होता है, ब्यूरोक्रेटिक वर्क, जैसे कि फ़ाइल वगैरह जो रहती हैं, जो उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना फार्मर्स, वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। इवन एक कोलेटरल सेफ्टी रखनी पड़ती है ना लोन के लिए, वो भी उनके पास होता नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वो ले ही नहीं पाते। अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट सिनेरियोज़ हैं। तो फ्यूचर डायरेक्शंस में हम क्या करें? फ्यूचर डायरेक्शन में हम लोग ये देख सकते हैं कि आप जो है एग्री टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करें, ऐसे इनोवेशंस को लाएं जो कि एम्फेसिस करें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए।
सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाएं जो कि सस्टेनेबल हो। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, उसके आसपास के जो भी सेक्टर हैं उन सब पे ध्यान दिया जाए, जैसे कि हॉर्टिकल्चर है ना, डेयरी हो गया, ये सारे फील्ड जो होते हैं हमारे, इन पे भी ध्यान दिया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।